हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट टेनेट। आज हम आईटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। आईटी सेक्टर वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा शार्प और मैसिव फॉल्ट ऑन हुआ है और एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन क्या सही में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? क्या सही में आपको आईटी में एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात को एनालाइज़ करेंगे। तो ये समझने के लिए कि क्या आप अभी का वक़्त ये इस टाइम करंट टाइम में हम आईटी में इन्वेस्ट करें या ना करें? और क्या जो मैसिव फॉल डाउन आया था, जिस प्रॉब्लम की वजह से आई थी, क्या वो प्रॉब्लम्स अब दूर हो गई हैं? क्या सब कुछ सही है? तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हुआ क्या? क्या प्रॉब्लम थी आईटी सेक्टर की? तो सबसे पहले हम कोविड पीरियड की मैंने बात करता हूँ और स्पेसिफिकली मैं अर्ली कोविड पीरियड की बात करता हूँ जब कोविड की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। अगर आप देखें जब कोविड का ऑनसेट हुआ था तो ऑफ़िसेज़ वगैरह बंद हो गए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर के ऑफ़िसेज़ में वर्क फ्रॉम होम आ गया और बहुत लंबे समय तक चला। तो उस समय एक नई रिक्वायरमेंट, एक नया डिमांड आया मार्केट में। जिसको कैटर सिर्फ़ आईटी कंपनीज़ ही कर सकती थीं। और वो डिमांड क्या था कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए बहुत सारे सिस्टम डेवलपमेंट और एनहांसमेंट की ज़रूरत पड़ी, ताकि वो आराम से अपने घर के अंदर बैठ के अपने जो एप्लीकेशंस हैं, जो जो डेटाबेस हैं, जो उनके कंपनी के हैं, उनको एक्सेस कर सकें और साथ ही साथ वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के भी सारे फीचर्स हों। ऐसा नहीं कि कोई अगर अपने घर से काम कर रहा है, तो वहाँ से वो कुछ डेटा को लीक कर सके या चुरा सके। तो एक नई रिक्वायरमेंट, एक नई डिमांड आई। बहुत सारा ऑटोमेशन होने की ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे फ़ाइलों में काम बंद हो गया, जिसके कारण उसको डिजिटल करना पड़ गया, डिजिटाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ गई। तो इससे एक तरह से डिमांड बढ़ा और काफ़ी डिमांड आया और कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो करंट टाइम को देख के इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े फंड हाउसेज़ होते हैं, उनका क्या होता है, उन वो देखते हैं कि भई आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितना वैल्यूएशन में राइज़ हो सकता है, कितने प्राइसेज़ में राइज़ हो सकते हैं बेसिस देयर पीई वैल्यू। तो उनको ये लगा कि आने वाले समय में आईटी में बहुत बड़ा शार्प एक ऊपर के साइड रैली मिलेगी और बहुत अच्छे प्रॉफ़िट्स आएँगे, मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे और उन्होंने उसी एस्टिमेशन से स्टॉक को खरीदना शुरू किया। तो आईटी कंपनीज़ के प्राइसेज़ में अगर आप देखेंगे तो उस पीरियड में कोविड के आने के बाद अगले 1 साल तक बहुत अच्छा राइज़ आया, बहुत अच्छा राइज़ आया। अब आईटी कंपनीज़ के पास डिमांड थी तो उनके पास भी चैलेंजेस थे वर्कफ़ोर्स का, टैलेंट का, तो उन्होंने भी हायरिंग करी सो दैट दे कैन मीट द डिमांड। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयी थे जो बिकॉज़ ऑफ मोर डिमांड इन द मार्केट वो हॉपिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। तो उसको रिटेन करने के लिए भी कंपनीज़ ने उनके सैलरीज़ बढ़ाए, पैकेज बढ़ाए, तो कहीं न कहीं कंपनीज़ के ऊपर भी कॉस्ट का एक बोझ पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक, चाहे वो मैं ग्लोबल बात करूँ, नैस्डैक में लिस्टेड जो बड़े-बड़े आईटी स्टॉक्स हैं, वो गिरना शुरू हुए और सिमिलरली इसी को फॉलो करते हुए इंडियन आईटी सेक्टर के चाहे वो मिड कैप हों या लार्ज कैप हों, सभी गिरे। अब क्यों गिरे? ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत वैल्यूएशन हाई हो गए 1 साल, डेढ़ साल के अंदर और वो इतने हाई हो गए कि कहीं न कहीं वो एक लॉजिकल लेवल पे नहीं थे और बहुत हाई पी रेशियो हो गया था उनका, जो कि सस्टेनेबल नहीं था और सस्टेनेबल तभी होता जबकि उसके इन कंपनीज़ के प्रॉफिट्स, मार्जिन, रेवेन्यू उसको सपोर्ट करते। अब हुआ क्या? अब जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो जिस
एक्सपेक्टेशन या जिस एस्टिमेशन से एफआईआई ने या म्यूचुअल फंड हाउसेस ने या रिटेलर ने भी इन्वेस्ट किया था, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज़ ऑफ सम ग्लोबल इश्यूज़, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा। तो जो कुछ क्वार्टर के रिजल्ट आए, वो सही नहीं आए। उसमें रेवेन्यू और मार्जिन में इम्पैक्ट दिखा, लोअर साइड पे या स्टैग्नेंट था। दूसरा, आईटी कंपनीज़ में एम्प्लॉयी कॉस्ट बढ़ गया, एट्रिशन भी बढ़ा और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण मैसिव जो एक सेल ऑफ आया, वो था कि इकोनॉमिक स्लोडाउन। अब इकोनॉमिक स्लोडाउन से क्या फ़र्क पड़ा? अब इंडिया का जो आईटी सेक्टर है बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, जहाँ हम ग्लोबल जो कस्टमर्स हैं, उनके डिमांड को कैटर करते हैं। ऑलमोस्ट 85% ऑफ बिज़नेस हमारा यूएस और यूरोपियन मार्केट से आईटी कंपनीज़ को मिलते हैं। अब वहाँ पर बिकॉज़ ऑफ द हाई इन्फ्लेशन के कारण आपका अ इंटरेस्ट रेट को इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया, जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे, और उससे ही आ गया रिसेशन भी का भी एक फ़ियर आ गया। तो एक तरफ तो हाई इंटरेस्ट रेट हो गए और बढ़ते ही जा रहे हैं, तो कंपनी के पास ये एक एक प्रायोरिटी बनाना ज़रूरी हो गया, जो कि कस्टमर्स थे आईटी कंपनीज़ के। ग्लोबल मार्केट में, यूएस यूरोपियन मार्केट में जो डिफरेंट कस्ट कंपनीज़ जो कि कस्टमर हैं हमारे इंडियन आईटी कंपनीज़ को, उनको रीप्रायोरिटाइज़ करना पड़ा कि कौन से हम प्रोजेक्ट, कौन से हम ऑटोमेशन हो या हमारा जो भी हम सिस्टम डेवलपमेंट करा रहे हैं, किसको कराएँ, किसको ना कराएँ। कहीं न कहीं बिकॉज़ ऑफ द इकोनॉमिक मैक्रो एनवायरनमेंट जो कि नेगेटिव साइड पे था, उनको ये रीस्ट्रक्चर करना पड़ा, कॉस्ट को देखना पड़ा। तो कहीं न कहीं डिमांड में एक एक कम होना और वैल्यू टर्म्स में या आप नंबर ऑफ डील विन्स बोलें, कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो आना ही था आईटी सेक्टर पे। ये बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट जो हाउसेज़ होते हैं, फंड्स हाउसेज़ होते हैं, उन्होंने जज किया, उन्होंने अपना पोज़ीशन अनवाइंड करना शुरू किया। अब उनके बाद हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज़ हैं या डीआईए हैं, उन्होंने भी अपने पोज़ीशन अनवाइंड करने शुरू किए और वो एक मैसिव सेल ऑफ आया। अगर आप देखें, माफ़ कीजिएगा, कि ऑलमोस्ट 30 टू 35%, अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो इतना गिरा। कुछ कंपनी तो मोर देन 50% भी गिरे, कोई 30% भी गिरा। तो हम वो बाद में टेक्निकल्स में मैं चार्ट पे आऊँगा और हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये गिरने के ये रीज़न्स थे। और इसके ऊपर एक बोलते हैं सोने पे सुहागा, अपना यूक्रेन और रशिया का इश्यू जो चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे टेंशन है, सारे मार्केट प्लेस का इम्पैक्ट है। यूरोप तो रिसेशन में जाना ही है और चला ही गया है इनफैक्ट, और जिसका जिसका बिल्कुल हमारे आईटी कंपनीज़ पे, के उनके बुक्स पे, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे, उनके मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ना ही है। अब करंट चैलेंजेस क्या हैं? करंट चैलेंजेस अगेन जैसा कि मैं बोल ही चुका हूँ कि अब स्लोअर ग्रोथ हो रहा है। अभी जो पिछले 2-3 क्वार्टर के आप रिज़ल्ट उठा के देखें, जितने भी लार्ज कैप या मिड कैप, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, एम्फैसिस हो, एलटीआई माइंट्री हो, किसी का भी उठा के आप देखें, और आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को खुद से नहीं देखते हैं, आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। आपको लर्निंग बहुत ज़रूरी है, वो तभी आएगी जब आप उनके रिपोर्ट्स को खोलेंगे, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स को देखेंगे। तो कहीं न कहीं उनके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उनके रेवेन्यू भी मोर और लेस अगर सेम रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, मार्जिन्स कम हुई है, तो एक चैलेंजेस तो है, स्लोअर ग्रोथ है और कुछ कंपनीज़ में नेगेटिव ग्रोथ भी है। और अगर हम करंट वैल्यूएशंस देखें, स्टॉक प्राइसेस देखें, तो ऑल्दो इतना मैसिव आपने सेल ऑफ देखा है, इतना करेक्शन हुआ है, फिर भी वो वैल्यूएशंस लो नहीं है, वो वैल्यूएशन डर्ट चीप नहीं है, स्टिल वो हाई वैल्यूएशन है, बट एट द सेम टाइम आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब कहीं न कहीं सेंसिबल वैल्यूएशंस हैं, जहाँ पर क्या करेक्शन हो सकता है, ऑब्वियसली होना को 10-15% और करेक्शन हो सकता है, लेकिन डाउनसाइड कहीं न कहीं आप रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आईटी कंपनीज़ कैसे अपने जो इश्यूज़ हैं, लाइक रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स, एट्रिशन, उन पे कैसे काम करती है, अपने एम्प्लॉयी कॉस्ट को कैसे कम करती है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अ,
ये सब चैलेंजेस के होने के बावजूद भी फ्यूचर आउटलुक क्या है? तो हमें फ्यूचर आउटलुक अगर हम बात करें कि हमें अभी इन्वेस्ट करना है आईटी कंपनीज़ में कि नहीं करना है, इसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आईटी कंपनीज़ के बुक्स क्लीन हो रहे हैं? क्लीन इन द सेंस कि क्या उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो हमें अभी अगर आज की डेट में बात किया जाए तो पिछले 2 क्वार्टर में थोड़े स्टेबलाइज़ तो हुए हैं, थोड़े बेटर हुए हैं एज़ कंपेयर टू पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। लेकिन अभी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स इज़ वेरी क्रिटिकल। उसमें हमें ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम क्या उनके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं? तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में ये देखना बहुत ज़रूरी है और वो कहीं न कहीं हमारा एक बेंचमार्किंग होगा कि इसके बाद क्या आईटी सेक्टर ऊपर और जा रहा है या नीचे जा रहा है? अगर इसमें हमें अगले 2 क्वार्टर में ये देखने को मिलता है कि उनके रेवेन्यू या प्रॉफिट या मार्जिन्स एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं, तो हम डेफ़िनेटली हमारे को एक डायरेक्शन मिल जाएगा। और एट्रिशन एक बहुत बड़ा इश्यू है, एम्प्लॉयी कॉस्ट एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आईटी कंपनीज़ कैसे उसको मैनेज करती हैं और उसको कम करती हैं। साथ के साथ आईटी कंपनीज़ अपने जो उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री होती है, उसमें क्या रेवेन्यू गाइडलाइंस दे रही हैं? क्या वो हाई रेवेन्यू को टारगेट कर रही हैं और बता रही हैं कि अब कैसे उनको बढ़ाएँगी, कैसे अपने मार्जिन्स को बढ़ाएँगी? अगर वो पॉज़िटिव टोन आ रहा है कि नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं हमें एक एश्योरिटी मिलेगी, हमें एक डायरेक्शन मिलेगा कि हम आईटी कंपनीज़ में जो भी आप अपना एनालिसिस करके देखते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, इन्फोसिस हो, एसएल टेक हो, विप्रो हो या मिड कैप की बात करें, एम्फैसिस हो या आपका एलटीआई माइंट्री हो या अदर कंपनीज़ भी हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं आईटी इंडेक्स आईटी सेक्टर में जाके आप जो हमारा आईटी का इंडेक्स है, उसके कंपोनेंट में देख के आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। फिर आप उसमें एक जज कर सकते हैं, देख के आप एक डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। तो ये तो हो गया हमारा कुछ फंडामेंटल। अब मैं आपको टेक्निकल्स चार्ट पे ले जाकर दिखाऊँगा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस समय, इस टाइम हम थोड़ी पोजीशन बिल्डिंग कर सकते हैं, हम बाय कर सकते हैं, हम पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए। तो चलिए मैं आपको अब चार्ट्स पे लेके चलता हूँ।